नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन जो बड़ी बातें इस पूरे बजट के जरिए हैं वो एक तरफ लोअर सैलरीड क्लास यानी जो लो इनकम ग्रुप है, कम आमदनी वाले हैं, 5 लाख तक के हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत देती हुई सरकार टैक्स फ्रंट पर, जहां वो आधा टैक्स को करती हुई। लेकिन जो हायर सैलरीड क्लास है, ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, 5 लाख तक इनकम है तो आपको कितना देना होगा, फायदा कितना हो रहा है, नया टैक्स जो है पहले से कितना कम हुआ है, कहां पर फायदा है। लेकिन जो हायर एंड है, 50 लाख से 1 करोड़ 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर 15% सरचार्ज। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या जो लोग ईमानदारी से अपना टैक्स, अपनी आमदनी डिक्लेयर करते हैं, उन पर ये मार है। बहरहाल ये बहुत सारे सवाल हैं। ये आखिरी में हम आपको फायदा दिखा रहे हैं, पहले टैक्स जो देते थे वो दिखा रहे हैं। फिर अगर 5 लाख की इनकम है तो आप नया टैक्स अब पहले 20,000 के बजाय 12,500 देंगे, यानी पॉकेट में कितना बचा, 7,500 आपके पॉकेट में बच गया। तो ये नेट फायदा 5 लाख तक वालों को। दूसरी तरफ हायर एंड पर ये है। लेकिन दूसरी चीज जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होगी वो ये है कि राजनीतिक चंदे, जो पैसा इकट्ठा होता है, फंडिंग होती है, उसमें क्या पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ 2,000 तक ही आप कैश एक व्यक्ति से ले सकते हैं। उससे ज्यादा के लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर चेक का इस्तेमाल करना होगा। ये एक बड़ा कदम उठता हुआ। हमारे साथ प्रसून भी हैं, लेकिन प्रसून जी, आपके पास आने से पहले एक बार जल्दी से रिएक्शन शाहनवाज जी से ले लेते हैं, क्योंकि उनको यहां से निकलना है। शाहनवाज जी, मास्टर स्ट्रोक क्या ये माना जाएगा, या फिर एक बड़ा ही नॉन इवेंटफुल सा बजट आपने दिया है? नोटबंदी का डैमेज वापस ठीक करने में ये नोटबंदी से कोई डैमेज नहीं था, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये मास्टर स्ट्रोक है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने अरुण जेटली जी को बधाई दी है, पूरा देश आज अपने वित्त मंत्री पर गर्व करता है। जिस तरह का बजट बनाया है, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए और खासकर किसानों के को समर्पित ये बजट है। जो लोग कहते थे कि सरकार के बारे में तरह तरह की कल्पना करते थे, उन सब सवालों का जवाब अरुण जेटली जी ने दे दिया है। मैं सरकार को बहुत बधाई देता हूं। लोगों की उम्मीद पर 100% खड़ी उतरी है हमारी। राहुल गांधी जो बोल रहे थे उस पर क्या जवाब है? राहुल गांधी जी तो 2 दिन से एक ही कैसेट उनका बज रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे देश में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इतना काम कर रही है, प्रधानमंत्री ने उस तरफ इशारा किया है, लेकिन राहुल गांधी जी बजट से पहले जो बोले बाद में भी वही बोले। अजय जी देखिए, शाहनवाज जी को ये कहना चाहूँगा कि देश में एक ही कैसेट बज रहा है, बेरोजगारी बेरोजगारी। देश की जो आवाज़ है, राहुल गांधी जी ने जनता के आपके टीवी के सामने जो है दर्शकों को सुनाया है। सबसे बड़ा समस्या नौयुवकों के रोजगार की है, उस पर जो है बजट में किसी तरह का जो है सकारात्मक कदम कुछ दिखाई नहीं देती। दूसरी बात है, जैसे कि शाहनवाज जी बोलते हैं कि एक क्रांतिकारी बजट है। अगर पूरी रेल बजट जो है 3 मिनट में खत्म हो जाती है और रेल में नहीं, बुलेट पर तो सांप ही सूंघ गया, नाम ही नहीं लिया आज बुलेट का। उसके अलावा अंजना जी, सरकार ने कहा कि 3,500 किलोमीटर के नए जो है रेलवे लाइन कमीशन करेंगे। पिछले साल इनका टारगेट और बजट था 5,000 किलोमीटर। सिर्फ एक मिनट सेफ्टी में दिया सर, 5,000 किलोमीटर का टारगेट था, सिर्फ 2,500 किलोमीटर की है। तो हमने कहा अनेक जो है ऐलान है, लेकिन जमीन पर उतार करके देखने की आवश्यकता है। 1 लाख करोड़ रेलवे सेफ्टी में पहली बार दिया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। हम सेफ्टी पर आप लोग हमें कहते हैं, हमने उसको करके दिखाया जी। हमें लगता है आप लोग जब वहां बात कर रहे हैं तो यहाँ 2-3 चर्चा बहुत साफ तौर पे चल रही है। एक तो ये है कि क्या वाकई इस बजट के जरिए कोई रोजगार देखने की स्थिति में है। दूसरा हिस्सा ये आ रहा है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसमें अब आपको मैनेज करना होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंट से मैनेज करा लीजिए, चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म में 20,000 से घटाकर 2,000 आपने कर दिया, तो आपको 20 नाम चाहिए या 10 नाम चाहिए, पैसा तो आते रहेगा। रिफॉर्म की दिशा में बढ़ते हुए कदम के बीच में इस बजट में क्या ये माना जाए कि जो 3 लाख कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, हिंदुस्तान में 3 लाख का कैश ट्रांजैक्शन करने वाले को ब्लैक मनी के तौर पर देखा जाता था या टैक्स पेयर नहीं होने के तौर पर देखा जाता था, इसलिए उसको डिलीट करने की कोशिश की गई है? देखिए, अभी तक जो प्रावधान था कि आप अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कैश परचेजेस करते हैं तो अपना पैन नंबर दे दीजिए, देन यू कैन बाई एनीथिंग 20 lakhs 30 lakhs वर्थ ज्वेलरी और मे बी कार्स और एनीथिंग। सो वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल गो बाई इन कैश, कोट देयर पैन नंबर, एंड दैट पैन नंबर दे मे कोट एनीबडीज पैन नंबर। You know, it's not necessarily you are quoting your number, you are putting cash, buying a car for yourself, PAN number is of somebody else. So and the car get registered there.
ना अब ये जो इन्होंने किया कि 3 लाख रुपए से ऊपर आपका, उन्होंने कहा भी हमने SIT की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली कि 3 लाख रुपए से ऊपर आप कैश ले ही नहीं सकते हैं, तो कार है, ज्वेलरी है, या जो भी हाई वैल्यूड आइटम है जिन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उन सारे केसेस में 3 लाख रुपए से ऊपर आप कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो आपको पेमेंट चेक से या फिर इलेक्ट्रॉनिकली करना मैंडेटरी ये हो कहीं जाएगा। जहन में ब्लैक मनी का हिस्सा रहता है अगर ब्लैक ट्रांजैक्शन। मनी को रोकने के लिए ये किया गया है। इससे बहुत बड़ी संख्या में, देखिए आपने कहा 1.25 करोड़ कार खरीदी गई। अब 1.25 करोड़ कार में से लगभग 50% कारें कैश में खरीदी जाती रही आज तक। बिल्कुल। अब ये 50% कारें कैश में नहीं खरीदी जा सके क्योंकि ज़्यादातर कारें 3 लाख से ऊपर की होती हैं। अब कार आपकी 3 लाख से ऊपर की, आपको चेक से खरीदना पड़ेगा। चेक से खरीदना पड़ेगा तो प्रॉपर ट्रैकिंग होगा भी ये पैसा कहाँ से आया। तो टैक्स को नेट को वाइड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कैशलेस को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। 20 साल पहले 20,000 रुपए की पेमेंट लिमिट सेट करी गई थी, कैश की पेमेंट लिमिट, जो कि केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लगती थी। एक तो उसको घटा करके 10,000 रुपए कर दिया गया 2000 में से 10,000 रुपए। और दूसरी पॉलिटिकल बात, उसमें आप नहीं, जो कैश पेमेंट करते हैं बिजनेसेस में, आप जो कैश पेमेंट कर सकते हैं वो 20,000 रुपए की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 10,000 किया गया और उसको रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हाँ। भी कर दिया गया। तो अब आप कोई कैपिटल एक्सपेंस भी बिजनेस के लिए 10,000 रुपए से ऊपर कैश नहीं कर सकेंगे। तो जो 3 लाख रुपए की लिमिट है ये तो केवल पर्सनल पे रह गई। बिजनेसेस को कंज्यूम करने के लिए ये लिमिट घट के अब केवल 10,000 रुपए हो गई। कोई भी बिजनेस कोई भी सामान अगर खरीदना चाहता है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सामान है और चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का सामान है, 10,000 रुपए से ऊपर वो कैश में नहीं खरीद सकेगा। तो ये बहुत बड़ा एक डिजिटल या कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। वो 3 लाख वाला भी घटा करके शायद 1 लाख रुपए कर देते तो टैक्स नेट काफी वाइड होगा। इससे टैक्स नेट काफी वाइड होगा। अंशुमन जरा माइक लेना वो। मैं सप्लीमेंट्री दे रहा हूँ। हाँ हाँ। जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट हुई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हुई है। उसमें पहले क्या होता था कि अगर चेक वापस हो जाए तो आप कोर्ट में आप प्रोसीडिंग्स शुरू करते थे। 2-3 साल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती रहती थी, 10 से चल रही हैं। उसमें अमेंडमेंट कर रही है कि अगर चेक वापस हो जाए तो उसमें रूल्स चेंज करके उसको फॉर्मेलिटीज को कम किया जा रहा है ताकि इमीडिएटली उसको सजा हो जाए और हाई पेनल्टी, कड़ी सजा हो जाए। अब कड़ी सजा हो जाए और चेक वापसी, क्योंकि ये कोरिलेटेड है ईच अदर, कैश और चेक। भाई चेक तो मैंने दे दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अंशुमन से पूछे उससे पहले हमने माइक पकड़े रहिए आप। एक बात बताइए, एनपीए का जिक्र नहीं किया गया। जो आर्थिक घोटाले करके चले जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? बैंक में जो पैसा जाता है वो दे देते हैं कॉर्पोरेट्स को, या जो स्थिति है एनपीए को लेकर कैसे रिकवरी होगी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। एनपीए का जिक्र एक ही आया है इन्होंने कि भाई 7.5% से उसका टैक्स एनपीए 8.5% कर दिया, 1% वहां बढ़ा दिया और बैंकिंग सेक्टर को 10,000 करोड़ दे दिया। मेरा ख्याल है बैंकिंग सेक्टर को 10,000 करोड़ इज जस्ट लाइक वो समुद्र में 2 बूंदें डालने वाली बात है। मतलब हाँ, उसमें आप ये देखिए कि एक अभी 8 महीने पहले ही एक छोटा सा बैंक लिस्टिंग के लिए गया था, 500 या 700 करोड़ की 1,000 करोड़ की 1,200 करोड़ की लिस्टिंग थी और 65,000 करोड़ इकट्ठा किया उसने। मतलब एक छोटा सा बैंक। हमारे यहाँ तो नेशनलाइज बैंक है, हाउस ऑफ डेट्स बन चुके हैं, हाउस ऑफ बैड डेट्स। हाउस ऑफ बैड डेट्स मतलब आप ये देखिए कि 5 लाख से लेके 10 लाख करोड़ तक विलफुल डिफॉल्टर्स और एनपीए डिक्लेयर हो चुके हैं। मतलब उसके लिए तो बहुत बड़े स्टेप लेने चाहिए थे, इक्विटी बैंकों को देनी चाहिए थी। और हम यही चाह रहे थे, एक चीज कही ना उन्होंने कहा कि वो एक अमेंडमेंट ले आने वाले हैं जिससे जो लोग हिंदुस्तान के बाहर भाग गए हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पूरी तरह से अटैच कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो वो तो कहा जो स्टेप्स उठाने का जिक्र हो रहा था बार बार एनपीए को लेकर, जो पार्लियामेंट कितने दिन नहीं चलती थी, आप इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा अभी। नहीं, एक और बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा प्रसून जी यहाँ पर। उन्होंने कहा, साफ कहा कि जिन डिफॉल्टर्स भाग गए हैं उनकी हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी के अटैच करने के लिए वो लॉ लाएंगे। हम मालिया का इंतजार कर रहे हैं। लॉ बहुत है, लॉ ऑलरेडी बहुत है, वो इम्प्लीमेंट तो हो चीजें उस रूप में और लेटर ऑफ रेगुलेटरी से लेके इतने लॉज हैं, लेकिन दूसरे कंट्री आपके लॉ को क्या बोलना, कमेंट ब्रेक लें। बोलिए। देखिए मैं कह रहा था कि जो इंसॉल्वेंसी लॉ नया जो आया है उससे ये जल्दी एक तो रिकवर हो पाएगा, दूसरा सरकार ने एक ऐसी स्कीम और निकाली है जो बजट में अनाउंस नहीं की है, लेकिन इक्विटी कन्वर्जन हो जाता है, जो उनके लोन का इक्विटी कन्वर्जन करते हैं ताकि सस्टेनेबल डेट आगे बढ़ जाता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरेस्ट रेट घटाने की जो बात है
अगर आज 8% का इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक का है और अगर 2% घट के 6% हो जाता है जैसे संभावना सामने नजर आ रही है, तो ये एनपीए की समस्या काफी हद तक अपने आप ही हल हो जाएगी। ओके, हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। अंशुमन, उसके बाद बात होगी, जरा ब्रेक के बाद करो। अंशुमन, एक सवाल मेरे ख्याल से इस बजट को लेकर, आप माइक लें और जरा, क्योंकि रोजगार का सवाल है कहीं यंगस्टर्स को लेकर, और जिस लिहाज से पूरा बजट आया, जरा इस पे क्या निकल के आ रहा है? रोजगार को लेकर बजट में सीधा कोई बड़ा ऐसा प्रोत्साहन नहीं है, और ये सरकार का पिछले 2-2.5 साल का सबसे बड़ा डिलेमा भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है काफ़ी कोशिशों के बाद, और गिर भी रहा। और हमने देखा है कि भारत में रोजगार की वृद्धि दर पिछले 5 साल में सबसे नीचे आ गई है। 2 परोक्ष कोशिशें इसमें दिखती हैं इनडायरेक्टली। एक तो टैक्स एग्जम्पशन जो 5% दिया गया है 50 करोड़ से टर्नओवर वाली कंपनीज पे, हालांकि उसका कितना इन्वेस्टमेंट आएगा ये देखने की बात है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो वो एक कह रहा है कि नए इन्वेस्टमेंट की होप नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट रिसेशन है, ओवर कैपेसिटीज हैं और कंपनियों के पास चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट। दूसरा जो बड़ा चैलेंज, बड़ी बात बजट में दिखाई देती है वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक नई स्कीम लाई गई है संकल्प के नाम से, जो लाइवलीहुड ट्रेनिंग देगी। पर स्किल डेवलपमेंट पे भी सरकार अभी डिलेमा में लगती है पूरे बजट में, क्योंकि जिन सेक्टर से स्किल्ड लेबर की सबसे ज़्यादा डिमांड है वहाँ रिसेशन है। स्किल लेबर की सबसे ज़्यादा डिमांड है रियल एस्टेट में, सबसे ज़्यादा डिमांड है रिटेल में, और सबसे ज़्यादा डिमांड है ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में, वहाँ रिसेशन है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बड़ा डायरेक्ट पुश नहीं है, लेकिन इस तरीके की कोशिश जरूर की गई है कि एम्प्लॉयमेंट को के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके। इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर दोनों दृष्टि से देखिए, जहाँ हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, जो अभी एक ये काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट है जो अफोर्डेबल हाउसिंग को दिया है, लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है क्या? अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन अभी तक नहीं आ पाई है। हम उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे रहे हैं, जिससे कि आपकी बोरोइंग जो है, जो कि एक लिक्विडिटी की जो क्राइसिस थी रियल एस्टेट में, आपको कहीं ना कहीं वो एक सॉर्ट आउट होती ही दिखती है। ये एक स्टेप है प्रधानमंत्री की जो मिशन है 2022 हाउसिंग फॉर ऑल, उसको कहीं ना कहीं कैटर करने का, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। मैंने प्राइम मिनिस्टर का एक पॉलिटिकल विजन है। इस समय हमें पता नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है क्या, उन्होंने अभी इसको कोई डेफिनेशन नहीं दी है। इस समय अगर हम बात करें सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी नहीं है कि 2022 तक वो ऐसी हाउसिंग या ऐसी स्कीम को एक शेप दे सके। तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, और उनको इंसेंटिव करने के लिए आपने जो दर्जा दिया है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को, काफी अच्छा है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन क्या है? एक सवाल उनसे, जरा एग्रीकल्चर को लेकर आप लगातार कह रहे थे, इसके बाद अब क्या लग रहा है आपको? मुझे बिल्कुल कुछ नहीं। देश का जो किसान था बजट की तरफ देखता रह गया। इन्होंने कहा महंगाई की दर घटी है। मैं कहता हूं कृषि का लागत मूल्य बढ़ा है और उत्पादन मूल्य जो है वो घटा है। दूसरा, नोटबंदी से जो किसान को घाटा हुआ उसकी भरपाई आज बजट में सरकार बिल्कुल नहीं कर पाई। नोटबंदी से बहुत बड़ा घाटा किसान को हुआ। किसान ने बजट के लिए धैर्य से काम लिया, लेकिन किसान ठगा रह गया। दूसरा, इन्होंने 10 लाख क्रेडिट कार्ड पर जो कर्ज देने की बात की, ये कर्ज देने की बात करते हैं, पटाने की बात बिल्कुल नहीं करते। किसान निराशा है, पटाएगा। निराशा है किसानों के बीच में। मेरी बात सुन लीजिए। फसल बीमा की जो बात इन्होंने की, फसल बीमा में किसान को कोई लाभ नहीं हो रहा, सिर्फ कंपनियों को लाभ हो रहा है। आपने शुरुआत की थी, ये बजट एक मुनीम का है, अब भी आप इसी बात पे टिके हुए हैं। बिल्कुल, और एक अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए कानूनी विशेषज्ञ मुनीम का है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, और 10 में से 5 नंबर में देता हूं, परंतु याद दिलाता हूं मैं आपको, जो सबसे बढ़िया बजट पिछले 30 साल में आया था वो 1991 का था। उस बजट के माध्यम से जो रिफॉर्म हुए थे उसके असर आज तक हमें दिखाई दे रहे हैं। इस बजट में जो हुआ है इसका असर 6 महीने बाद आपको दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि ये पैसा खर्चने की बात जो हो रही है, ये पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। वो कहाँ जाएगा उसके बाद उसका कोई पता नहीं है, और ना उसको तत्काल। और दूसरा, कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम चर्चा जरा सा यहाँ रोक रहे हैं। हम दर्शकों को बताएं कि हम इस चर्चा के साथ अब 4 बजे आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को हम यहाँ पर बजट पे जो लगातार चल रही है, अब 4 बजे चर्चा के साथ जुड़ेंगे।